श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मेरे मित्र और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजू बिष्ट जी, गृह मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो महेश दीक्षित जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, एसएसबी के डीजीपी श्री संजय सिंघल जी, और आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर में यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे प्यारे जवान भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने भारतीय संगीत को पूरे विश्व के फलक पर रखने का काम किया था। अपने एक ही जीवन में कई जीवनों की संगीत साधना को निचोड़कर मृत्यु पर्यंत भारतीय राग रागिनी और हमारे शुद्ध शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने का काम किया। मैं आज इनका एक कोट बताना चाहता हूं कि कितने बड़े व्यक्ति थे। उनको जब पूछा गया, आपने संसद में भी शहनाई बजाई है, कई राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी आपने शहनाई बजाई है, कई बड़े बड़े जलसे में शहनाई बजाई है, आपको सबसे ज्यादा आनंद कहां मिलता है? तो उन्होंने कहा, गंगा किनारे सुबह काशी विश्वनाथ की शरण में शहनाई बजाते हुए जो मुझे आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। ऐसा उदार और उदात्त व्यक्तित्व जिसने पूरा जीवन संगीत साधना में ही बिताया। मेरे भी एक कार्यक्रम के मंच के पीछे आधे घंटे की अल्प मीटिंग हुई थी। मैं तो कभी भूल नहीं सकता। बहुत बीमार थे, सांस फूली जा रही थी, मगर जब राग रागिनियों की बात करी तो बीमार चेहरे पर शरीर का सारा रक्त आकर जम गया और इतने उत्साह से बात करने लगे कि मुझे आश्चर्य लग गया कि संगीत के लिए इतनी गहराई से लगाव इस व्यक्ति में है। कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश को पहली बार प्रशासनिक रूप से पुनर्गठित करने का प्रयास किया था। वो राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रकार से आंदोलन शुरू हुआ तब से योद्धा रहे हैं, सफल सेनानी रहे हैं और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, देशभक्ति के साथ उन्होंने निर्वहन किया। मैं आज बाबूजी को मनपूर्वक करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से यहां पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, अभी अभी स्वतंत्रता दिन गया है। स्वतंत्रता दिन मैं भी 2015 से लगातार लाल किले की प्राचीर पर जब जब प्रधानमंत्री जी ध्वज फहराते हैं, वो ध्वज वंदन के कार्यक्रम में मैं उपस्थित होता हूं। मगर इस बार का 80वां स्वतंत्रता दिवस का समारोह
कुछ अलग ही था। 150 साल के बाद और आजादी के 80 साल के बाद लाल किले से पूर्ण रूपेण वंदे मातरम का गान देशवासियों और दुनिया ने सुना। बंकिम बाबू की यह अमर कृति, जिसने हमारे आजादी के आंदोलन में न केवल गति भरी, एक लक्ष्य दे दिया कि आजाद भारत कैसा होगा। एक ही गान से, एक ही पुस्तक की रचना कर कर उन्होंने तय कर दिया कि आजाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को गले लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया। जन भावनाओं को देखते हुए संसद में उसका गान तो होता था, सब खड़े भी होते थे, मगर मेरे जैसे कई लोगों के हृदय में एक दुख का भाव भी होता था कि आजादी के बाद भी वंदे मातरम पूरा गा नहीं सकते। मित्रों, गृह मंत्रालय ने एक विधेयक संसद में पारित कराया और पूरे वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया, और यह ऐतिहासिक निर्णय। और मैं मानता हूं इससे आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, किशोर, युवा, वो सभी को ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक अमर संदेश उनको प्राप्त होगा। हर रोज स्कूल में जब बच्चे पूरा वंदे मातरम गाते हैं, तब निश्चित रूप से वो राष्ट्र भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने देश को शक्ति देने वाली सप्त धाराओं का भी ऐलान किया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, रक्षा शक्ति, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, भारत का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की गति शक्ति, ये सभी 7 स्तंभ पर 2047 के विकसित भारत को खड़ा करने का आह्वान उन्होंने भारत के युवाओं को किया है। और इसके साथ साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर और 8 नए सेमीकंडक्टर के यूनिट्स, ये 3 ही साल में पूर्ण करने का संकल्प उन्होंने किया है। हम सब मानते हैं कि 7 पिल्लर पर जब आजादी के शताब्दी मनाई जाएगी, तब हमारा भारत पूरे विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा। मित्रों, अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हर निष्ठ तपस्या और परिश्रम कर
देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। और मैं शुभेंदु जी की बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। शुभेंदु जी मेरे मित्र हैं, मैं समझता हूं उनको। घंटों घंटों हमारी चर्चा हुई है पश्चिम बंगाल की समस्याओं के लिए। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। 19वीं वाहिनी ठाकुरगंज का भी शिलान्यास हुआ। 12वीं वाहिनी किशनगंज का भी ई शिलान्यास हुआ और परागमन शिविर न्यू जलपाईगुड़ी का भी आज शिलान्यास करने का काम हुआ है। कुल मिलाकर 189 करोड़ के नए प्रोजेक्ट एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टॉच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम
और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। मगर जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा की। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी तो कम होती है। रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को